नमस्कार एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलिटी क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 के बारे में बात करेंगे, जिसका जो टाइटल है हमारा हास्यकरण की समझ। आप और हम जिस कॉपी के पन्ने पर लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड में एक कैप होता है, वह होता है हाशिया, जिसमें कुछ नहीं लिखा जाता। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। आपने कभी खेल के मैदान पर, स्कूल में कभी ना कभी यह महसूस किया होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई बच्चा है जो और लोगों से अलग है, जिसकी भाषा, पहनावा, रहन-सहन, रुचि, इन सब में वह और लोगों से अलग है, तो उसके साथ लोगों का व्यवहार अलग होता है। तो ये जो अलग व्यवहार होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और समझेंगे हास्यकरण किन-किन आदिवासी समाज और अल्पसंख्यक लोगों, मुसलमानों के साथ कैसा होता है, उनकी पृष्ठभूमि, उनके अनुभवों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रश्न को डिस्कस कर लें। प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जवाहरलाल नेहरू। सेकेंड, द अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव वाज अनाउंस्ड बाय वायसरॉय लिथगो। अगस्त प्रस्ताव किसने अनाउंस किया था? और कॉन्स्टिट्यूएंट जो संविधान सभा है उसका जो प्रस्ताव पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये आइडिया आपको इसमें ऑप्शन कौन सा सही है ये बताना है। आपके ऑप्शंस एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। इसका जो आंसर है मैं वीडियो के अंत में दूंगा आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने बताया कि समाज में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग हाशिए पर होते हैं, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार होता है, भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। हास्यकरण की जो वजह है वह हम देख सकते हैं, भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज या धर्म आदि हो सकते हैं। ये लोग खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं और इन्हीं लोग जो है इन्हें दुश्मनी या डर के भाव से देखते हैं। कोई भी यदि व्यक्ति आपके समक्ष यदि आदिवासी समाज का हो या अल्पसंख्यक समुदाय का हो, वो यदि सामने आ जाता तो अपनी एक जो देखने की नजरिया होता है उनको कैसा होता है, एक डर का या दुश्मनी का, हेटेड भाव से देखते हैं उनको। ठीक है ना? इसको समझने के लिए जो है हम एक स्टोरी को समझेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे कि चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है। दादाजी अपने बच्चों को अपनी पुरानी बातें बताते हैं जिस गांव में वो रहते थे। तो स्टोरी ये है कि दादाजी बताते हैं कि एक गांव था, वहां उनकी जमीन थी, जंगल थी, बहुत सारे जंगल थे, आसपास के जंगलों से वो उनकी सारी जरूरतों की चीजें मिल जाती थी। परंतु एक समय आता है, सरकारी अफसर और कुछ ठेकेदार मिलकर वहां के जंगलों को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, कटाई कर देते हैं और इनसे कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी माइनिंग होनी है, खदानें खुदनी है, इसलिए आप लोग यहाँ से छोड़ के चले जाइए, जमीन हमको कुछ पैसों पे बेच दीजिए, हम आपको नौकरी देंगे। तो वास्तव में होता क्या है, कुछ लोग इनका विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने के बाद इनकी जो जो विरोध करते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। फिर दादाजी कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो उनको जमीन बेच दी, लेकिन जमीन के बदले उन्हें बहुत कम पैसा मिला और नौकरी की जो बात उन्होंने करी थी वो नौकरी सभी लोगों को नहीं मिली है। हमने अपनी जमीन बेच के, कुछ मामूली पैसों में बेच के हम शहर आ गए और यहीं पर रहने लगे। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जो है हमारी जमीन थी, हम जंगलों में सारी जरूरतों की पूर्ति हो जाती थी, जंगल के जो संसाधन थे वहां से, लेकिन हमें अपना जो मूल स्थान है वहां को उनको छोड़ना पड़ा। ये है कहानी। इस कहानी से हमको समझ में आता है कि एक आदिवासी समाज की भी स्थिति ऐसी ही होती है। आदिवासी शब्द का जो मतलब होता है वह होता है मूल्यवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में साथ जीते हैं और आज भी उसी तरह जंगलों के साथ जीते हैं और उसी तरह आज भी जी रहे हैं। भारत में यदि बात करूं तो लगभग 8% आबादी जो है आदिवासियों की है और आदिवासियों के बहुत सारे जो जनजातीय धर्म होते हैं। कुछ धर्म इनके जो होंगे वो बौद्ध ईसाई धर्मों से प्रभावित होंगे और कुछ धर्म जो है इन्हीं जनजातीय धर्मों से प्रभावित हो सकते हैं और इनके जो धर्म है वह कुछ धर्मों से प्रभावित होंगे, जैसे बौद्ध और ईसाई धर्म। आदिवासियों के बारे में हम जानते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये क्या होते हैं, प्रकृति प्रेमी होते हैं। प्रकृति प्रेमी के होने के कारण ये किसकी पूजा करेंगे, पेड़ की पूजा करेंगे, नदी की पूजा करेंगे, पर्वत या पठार की पूजा करेंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें जो है हम देखते हैं। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि जैसे इसमें कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं,
खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ज्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, ये सब। और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में इनकी जो संख्या है वह ज्यादा है। इनकी जो भाषा होती है, भाषाई आधार पर भी ये अलग होते हैं। भाषा के बारे में एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ये बंगाली भाषा इन्हीं लोगों की भाषा से प्रभावित है, ऐसा एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है ना? ये जो है आदिवासी लोगों के बारे में हमने जाना। अब यदि आपसे मैं पूछूं कि यदि आप जब भी आदिवासी शब्द या आदिवासी लोगों को सुनते हैं, तब तब हमारे दिमाग में जो उनकी एक इमेज क्रिएट होती है, जो एक छवि बनती है हमारे दिमाग में, वह इस तरह से बनती है। कैसे? वह लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, सिर पर मुकुट लगाए हैं, नाचते गाते हुए दिखाई देंगे। इनके अलावा उनकी जिंदगी की में सच्चाइयों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और जब उनकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में जब हम बहुत कम जानते हैं, तो एक गलतफहमी हमारे यहाँ फैल जाती है कि ये लोग जो है जीवन में बहुत पिछड़े हैं। ठीक है, बहुत पुराने किस्म का इनका जीवन है। ये जो है उनकी एक छवि बनती है हमारे दिमाग में। अब इनके विकास के बारे में यदि बात करूं, तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में जंगलों का बहुत महत्व रहा है ऐतिहासिक काल से भी, क्योंकि जंगलों से हमको खनिज मिलते हैं, लकड़ियां मिलती हैं, नदियां भी, वहां पर पानी के संसाधन मिल जाते हैं। साथ ही साथ हम औषधियों, जड़ी बूटियों से भी प्राप्त होती हैं वहां से। तो जंगलों का जो महत्व रहा है वह ऐतिहासिक काल में बहुत रहा है और आज भी बहुत महत्व है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी में जहां एक बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और आदिवासियों के नियंत्रण में था, है ना? आदिवासियों के नियंत्रण में था, जंगलों का उनको पूरा ज्ञान था, राज्य और रजवाड़े वन संसाधनों के लिए उन पर निर्भर रहते थे, उनके अधीन रहते थे। परंतु औपनिवेशिक शासन जैसे ही आया, उन्होंने उसके समय शिकार और चीजें बीन कर आजीविका चलाते थे ये आदिवासी लोग। ये स्थानांतरण कृषि कृषि करते थे। स्थानांतरण कृषि हम सब जानते हैं। जंगलों को साफ किया, 4-5 साल वहीं खेती की, जब वहां की जो उर्वरक भूमि क्षमता है वह समाप्त हो गई, तो दूसरी जगह जाके वही प्रक्रिया दोबारा। तो मतलब एक तरह से 4-5 साल के लिए वो एक स्थान पर रहकर अपना जीवन गुजर बसर करते थे। लेकिन 200 साल का जब गुलामी जीवन हमने जिया, उसके पश्चात जो आर्थिक बदलाव, वन नीति, राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों के क्या हो गया, बागानों में, निर्माण स्थलों में, उद्योगों में, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेल दिया गया, विवश हो गए इस प्रकार की नौकरी करने के लिए। आज उनके वन क्षेत्रों पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, ना ही उन तक सीधी पहुंच है। साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पर देखने को मिलती है, मैं आपको बता दूं, भारत में जो नेशनल पार्क है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लगभग 1 लाख से ज्यादा एरिया है इसका। यहाँ पर उनका मूलतः निवास यहीं रहते थे वो लोग, लेकिन जैसे ही नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा हुई, उनका गठन हुआ, उनका निर्माण हुआ, तो फिर इस क्षेत्र से उनको छोड़कर जाना पड़ा। अब यदि वो उस क्षेत्र में घुसते हैं तो वो घुसपैठिए कहलाते हैं। एक तरह से जो है उनका मूल निवास छोड़ के उन्हें दूसरी जगह पर नौकरी के लिए जाना पड़ा। ठीक है, ये चीजें हमने देखने को मिलती हैं। अब लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये आई कि इनको शहरों में जब जाना पड़ा नौकरी के लिए, अपनी आजीविका के लिए, तो शहरों में इनको गए तो ये अपनी रीति और रिवाज, ये सारी चीजें इन्हें छोड़नी पड़ी। और जब रीति रिवाजों से छोड़ दी, तो जिनसे इनका जीवन चलता था, रीति रिवाजों से, वह जीवन का स्रोत माना जाता था, ये सारी चीजें समाप्त हो गई। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता, यह फोटो जो है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यहाँ पर डोगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय रहता था। अब न्यामगिरी पहाड़ी जो है इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। यहाँ पर एल्यूमीनियम रिफाइनरी लगाना है, इस वजह से इन लोगों को विस्थापित करना पड़ा। तो देखा जाता है इस प्रकार की जो परियोजनाएं होती हैं, उनसे सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण जो विस्थापित लोग होते हैं, उसमें 50% से ज्यादा केवल आदिवासी लोग ही होते हैं। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इस तरह की विकासात्मक परियोजनाओं के कारण आदिवासी समुदायों को अपने जीवन में इस प्रकार की जो समस्या, विस्थापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये हो गया आदिवासी लोगों के अनुभव के बारे में। ठीक है, ये पूरा विकास के बारे में हमने उनकी बात करी, उनके अनुभवों के बारे में बात करी।
ठीक है ना। ये मैंने बताया आपको, ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% जो है गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, आदिवासी समूह के। और साथ ही साथ इनकी बात करें तो ये कुपोषण के भी शिकार हैं, इनके बच्चे, जो बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने आदिवासी समुदाय के अनुभवों के बारे में। अब हम बात करेंगे अल्पसंख्यक और उनके हाशियाकरण के बारे में। अल्पसंख्यक के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है, यह सोचते हैं हम लोग कि जो समुदाय संख्या में कम है वह अल्पसंख्यक है, लेकिन यह अवधारणा जो है संख्या तक सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता, संसाधन जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे मुद्दे भी इसमें जुड़े हुए हैं। आप लोगों को याद होगा कि संविधान में जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के माध्यम से जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, इनको सुरक्षा प्रदान की गई। लेकिन कई बार बहुसंख्यक लोग समाज और सरकार दोनों को प्रभावित करते हैं, और बहुसंख्यकों के वर्चस्व से अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान करने की आवश्यकता है, ताकि भेदभाव ना हो, साथ ही देश में समानता, न्याय, सांस्कृतिक विविधता बनी रहे। इसी दृष्टि से हमारे भारतीय संविधान में कुछ सुरक्षात्मक प्रावधान भी किए गए हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये हो गया अल्पसंख्यकों के बारे में। इसके बाद मुसलमानों की बात यदि करूं तो मुसलमानों के बारे में कहा जाता है ये भी एक हाशियाई समुदाय है। क्यों? इसको हम देख लेते हैं एक कुछ आंकड़ों के माध्यम से। ये जो है ये दिया गया है कुछ सुविधाओं के अनुसार। धार्मिक समुदाय के आधार पर मुसलमानों में देखा जाए तो सबसे कम प्रतिशत है पक्का घर की, बिजली इनको मिल रही है, नल का पानी, तो सबसे कम प्रतिशत मुसलमानों का है। उसी तरह हम देख सकते हैं विभिन्न धर्मों में साक्षरता की, तो मुस्लिम समुदाय सबसे कम साक्षर है, और सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिशत की भी यदि देखें तो इसमें भी मुसलमान काफी पीछे हैं। इस आधार पर देखा जा सकता है क्योंकि सरकार ने एक समिति का भी गठन किया था सन 2005 में। 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो समिति गठित की थी। इस समिति ने पाया कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति जो है एक SC/ST वर्ग जैसा ही है, उससे मिलती जुलती है। वो भी हाशियाकरण है उनका हुआ है। तो हाशियाकरण इनका पहनावा, इनका रहन सहन अलग होने के कारण इनका हास्यकरण होता है। ठीक है ना। और हास्यकरण कई बार इस तरह से ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा भेदभाव हो जाता है कि हम पूर्वाग्रह, घृणा, हिंसा को जन्म देने लगते हैं। तो इन सभी समूहों के अनुभवों से लगता है कि हास्यकरण जो है एक जटिल परिघटना है। इससे निपटने के लिए हमें एक सुसज्जित रणनीति, संसाधन और सुरक्षात्मक उपायों की आवश्यकता है। ठीक है ना। ये चीज हमने देखी, क्योंकि हास्यकरण का जो संबंध है अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। आसियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अपने अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा भी चाहते हैं। ये चीज हमने एक कंक्लूजन के रूप में आपको बताई। सभी जो धर्म समुदाय थे, आदिवासी, अल्पसंख्यक और मुसलमान, इन सबका हमने अनुभवों के आधार पर देखा किस तरह से हास्यकरण हुआ है। वापिस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न हमने बताया था द आइडिया ऑफ संविधान सभा का जो आइडिया है वह सबसे पहले किसने, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि वो व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, वह व्यक्ति थे M.N. रॉय। और अगस्त प्रस्ताव जो है वायसराय लिनलिथगो ने दिया था। इसका भी आंसर जो है आपका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा की जो मांग है, सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय द्वारा करी गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू के बिहाफ ऑन द बिहाफ ऑफ INC मींस कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of utter franchise। मीन्स स्वतंत्र जो है भारत की जो संविधान सभा होगी, उसका जो उसके लोगों का चुनाव कैसा होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो अडल्ट फ्रेंचाइजीज होंगे, वयस्क लोग होंगे, वह चुनेंगे। और जो अगस्त ऑफर की बात की जाती है तो यह जो है
ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा यह डिमांड रखी गई थी, एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन व्हाट इज नोन एज अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ठीक है, तो ये हमारा लिनलिथगो द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया था, अगस्त प्रस्ताव। ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है। यदि आपको इस वीडियो की लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।